मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर अभी तुंदी और तेज़ी जो सियासत में है ना वैसे ही बरकरार है और उसमें कमी नज़र नहीं आ रही और मुझे लगता है कि आइंदा चंद रोज़ वो बरकरार भी रहेगी। मौलाना साहब मुझे लगता नहीं है कि पीछे हटने पे आमादा हैं, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे बयानात दें ताकि उनका जो एक सियासत के अंदर शायद वो एक खोया हुआ मुकाम है वो उसको दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तानी सियासत में बहुत थोड़े लोग हैं जो बहुत कम नशिस्तों के साथ ख़ुद को हमेशा रेलेवेंट रखने में कामयाब रहते हैं। वो पॉलिटिकल सेटअप के अंदर भी रेलेवेंट रहते हैं, वो मिलिट्री सेटअप के अंदर भी ख़ुद को रेलेवेंट रखते हैं। पाकिस्तान के माजी करीब के, कम अज़ कम मौजूदा का मुझे पता नहीं है, लेकिन माजी करीब के जितने आर्मी चीफ़ रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के साथ राब्ता अच्छा बरकरार रखते हैं। पार्लिमान के अंदर भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत होती थी या नवाज़ शरीफ की हुकूमत हो तो मौलाना साहब का एक उसमें वज़न ज़रूर बरकरार रहता है। मौलाना साहब ने बयान दिया है, उसमें बहुत सारे हिस्से तो मैं नहीं सुनाऊँगा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि वो मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, लेकिन एक हिस्सा जो पार्लिमान के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइएगा। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट घर की लौंडी है। अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रखें। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो जोड़ तोड़ के महारत रखते हैं, ज़रदारी साहब को कहा जाता है कि वो मफाहमत के बादशाह उनको लोग कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के अंदर भी एक एबिलिटी है कि वो पुरानी तर्ज की सियासत करते हैं जिसमें जोड़ तोड़ के ज़रिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। आजकल पीटीआई के साथ इनकी इंगेजमेंट चल रही है और अगर इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट है इनके साथ इनका इंटरेक्शन बढ़ता नहीं है, वो दूरी बरकरार रहती है, तो कभी इम्कान ये है कि ये ख़ुद को अलाइन करने की कोशिश करेंगे पीटीआई के साथ ताकि इनका सियासी वज़न बढ़ जाए। ख़ुद को कभी ये एक पलड़े में डालकर इतना ओवर कमिट नहीं करते कि वापसी का रास्ता इनका बंद हो जाए। ये रास्ते दोनों अपने खुले रखते हैं और वो मौलाना साहब भी दोनों रास्ते खुले रखेंगे। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो रावला कोर्ट के अंदर सूरत हाल है वो वैसे ही है जैसी पिछले चंद रोज़ से जारी है। शायद मौलाना फजलुर रहमान को जो इब्तदाई दिनों में बात हुई थी कि इनको भेजा जाए एजेके में उस जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बातचीत के लिए मुनासिब तजवीज़ थी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुफाहमत के ज़रिए रास्ता निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं। बिलावल भुट्टो वहाँ गए हुए हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर माजी के अंदर ये एक ताकत होती थी। जैसे मौलाना हमारे यहाँ नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान एक अपोजिशन की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम थे, वो जोड़ तोड़ करके अलाइंसेस बना लिया करते थे। पीपल्स पार्टी भी मुफाहमत के हवाले से एक अच्छी उनकी रवायत मौजूद है। बिलावल भुट्टो वहाँ गए हैं, क्या वो रास्ता निकाल पाएंगे ये तो आने वाले दिन बताएंगे। सुनिए, उन्होंने आज कहा, No one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. नामुनासिब बयानात की वजह से ये क्राइसिस, इस पोजीशन कश्मीर में जो सूरत हाल अब 1 महीने से चलता आ रहा है, हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। Pakistan People's Party therefore proposed the establishment of a Truth and Reconciliation Commission, and the commission should be given a sufficiently broad mandate to examine the present situation. आप अगर चाहते हो कि 12 सीटें हो तो 12 सीटें, अगर आप चाहते हो कि 14 सीटें हो तो 14 सीटें, अगर आप चाहते हैं कि खत्म कर लेते। ये हक हाकमियत का सवाल अगर इन 12 सीटों पे फंसा हुआ है तो ये तो इतना जल्दी हमें खत्म करना चाहिए। जहां तक कि आपकी हक हाकमियत की सवाल है, उसका फैसला भी ना इस्लामाबाद कर सकता है, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये बिलावल की स्टेटमेंट बहुत अच्छी है सियासी एतबार से। ये तीन बुनियादी जो असूल हैं उसको वज़ा करना सियासतदानों का काम होता है, जो वो कर रहे हैं। 12 नशिस्तों के ऊपर वो कहते हैं कि फ़ैसला आप लोगों ने करना है, इलेक्शन होगा तो फ़ैसला हो जाएगा नशिस्तें रखनी है या नहीं रखनी है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे भी जाके आप 5-6 नशिस्तें मखसूस कर सकते हैं। बहुत मुनासिब बात है, आप अंदर जाएँ पार्लियामेंट के अंदर और अपनी असम्बली के अंदर बैठ के इस तरह तब्दीली कर लें। इसी तरीके से कौन कश्मीरी है और कौन कश्मीरी नहीं है, ये वफाकी वज़रा ने बहुत गलत बयान दिए, कभी नहीं देना चाहिए। ऐसा डिक्लेरेशन पास करना, हम लोगों को पाकिस्तानियत से ही खारिज कर देते हैं, उनको इंडियन एजेंटी बना देते हैं। ये गलत रवैश है। ये तरीक़ाकार हमेशा कौमों की यकजहती जो है उसको तोड़ने के काम तो आ सकता है, जोड़ने के काम कभी नहीं आ सकता। तो बिलावल का बयान दुरुस्त है, आई होप कि कुछ करें भी। सर्ट करने की ज़रूरत है सियासतदानों को,
सारा काम पिंडी पे छोड़ के तो खुद जाके सत्तू पी के सो जाएं, वो तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट इस मामले में बहुत कमज़ोर है। मुझे नहीं लगता कि वो अपना जहाँ जिम्मेदारियाँ सियासी मैदान में उनको दिखानी चाहिए थी वो दिखा पाए हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी मुझे उनसे तवक्को बहुत ही कम है। शहबाज साहब ने अपना बेशतर काम जो है वो दूसरों पे छोड़ के सिर्फ खुद दूसरों की तारीफ़ तक महदूद रखते हैं, शाबाश करके बाकियों को बैठ जाते हैं कि मेरा काम इतना ही है कि वेरी वेल डन, आप ही की वजह से सारा पाकिस्तान चल रहा है। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं डॉक्टर तारिक फजल वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, जौहर सलीम साहब हैं साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के, और शफ़ी जान साहब हैं वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा। सबको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो जौहर सलीम साहब से हम मसला ईरान के ऊपर एक आध बात कर लें, फिर हम सियासी मैदान के अंदर आपकी तरफ आ जाते हैं। जौहर सलीम साहब, ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, डील करो डील करो डील करो, जो पहले उनकी रट उठती थी। ईरान के पास भी आई फील के अपॉर्चुनिटी यही है कि डील करें, लेकिन दोनों लड़े जा रहे हैं, बमबारी करी जा रहे हैं। वो कहते हैं आपका जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हिट करेंगे। कहाँ एंड होगी ये चीज़? इस वक्त मुश्किल सिचुएशन है। देखिए, मैंने ये पहले ही कहा था कि ईरान की जो दाखिली सियासत है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी इस प्रोसेस पे, जो कि अब साफ नज़र आ रहा है वहाँ पे। अब इस वक्त तो ये हो गया, हार्डलाइनर्स बिल्कुल प्रिवेल कर गए हैं, ख़ासतौर पर ये फ्यूनरल प्रोसेशन के बाद जो एक सेंटिमेंट वहाँ पर बना है। दूसरा ये है कि अमेरिका के पास भी बहुत क्लियर प्लान नहीं है। जब उन्होंने डिस्टर्ब करना दोबारा शुरू किया, अब अमेरिकन क्या कर रहे हैं? एक तो चलें जी बॉम्बिंग करके कोशिश उनको की कि ईरानी समझें और वो खोल दें, या एटलीस्ट अपना इंटेंट बताया कि जी हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे, पूरी उनको कंटेस्ट करेंगे ईरान जो कंट्रोल अपना कहता है। दूसरा ये है कि वो डिग्रेड कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी कोस्ट लाइन के साथ साथ बॉम्बिंग करके सारी जोन सी है, जो कि अब मुसलसल बॉम्बिंग वो कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि ज़ाहिर प्रेशराइज भी उनको कर रहे हैं ताकि वो नेगोशिएशंस की तरफ आएँ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ट्रंप के साथ कोई कोहेरेंट स्ट्रेटजी नहीं रहती। वो अचानक कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, जिससे अभी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हम तो इस पे इतना ज्यादा टोल खुद लेंगे, 20% उनका हम टैक्स लेंगे। अब वो झक में आ रहे हैं ना, देखें जिस बात के ऊपर ईरान पे बमबारी कर रहे हैं वो कहते हैं हम लेंगे। उससे सारा एक तो मॉरल हाई ग्राउंड लूज हो जाता है, और फिर जो आप सारी एक स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं ना, वो उसकी सीरियसनेस खत्म हो जाती है। ये मैं देख रहा हूँ कि इस जंग में अगर मेरे हिसाब से कोई अगर ऐसा अमेरिका की साइड पे लीडरशिप ऐसी होती जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल और थोड़ा स्ट्रेटेजिक सोच रखती। आप ट्रंप को स्टेबल नहीं समझते? वो नहीं स्टेबल होंगे, बट बयानात की हद तक तो नहीं है ना। बयानात तो आपने देखे ही हैं उनके। अब ईरान के अंदर क्या है? ईरान के अंदर बिल्कुल इस वक्त जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो साइड लाइन हो गए हैं सारे। बेशक वो सदर पेज़ेश्कियान हो, अब्बास अराक्ची हो, जो स्टेटमेंट्स वगैरह जो मर्जी देते रहे। इवन कालिबाफ जो है, उन्होंने जो मूड देखा है इस वक्त, जो बाकी सारा चल रहा है, वो भी अब जो है ना, पहले वो प्रैग्मेटिस्ट थे, अब वो बीच में आ गए, मगर उनको अपनी सियासत भी बचानी है। बाकी जो है बाकिर जुल्कदर जो है, मोहसिन रज़ाई हैं, या अहमद वाहिदी हैं, या कुद्स ब्रिगेड के जो हैं हेड, और फिर मुश्तबा खमेनाई, बिकॉज उनकी प्रेजेंस देखें अभी तक तो वो आवाम को नज़र भी नहीं आए, कभी उन्होंने सामने आके कोई बात भी नहीं की। तो वो फिर उस तरह से आपकी वो जो एक पावर जो जिस तरह की अली खमेनाई की थी उस तरह की तो नहीं बनी बिल्कुल भी अभी तक। जो सियासत में अंदर सख्त गिर एलिमेंट है ईरान के अंदर, वो हावी होता जा रहा है, बिल्कुल हावी, और जो मॉडरेट है वो नीचे चले गए बिल्कुल। और उसकी वजह से मैं क्या देख रहा हूँ आगे, ग्रेट डील ऑफ इंस्टेबिलिटी जो है ना, ये अब मसला जो है इंस्टेबिलिटी, लेकिन ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। अब देखें वो हौसी जो हैं वो एक्टिव हो गए, लेबनान के अंदर नेतन्याहू तबाही फेर रहे, तो आपका पूरा रीजन जो है उसमें इंगेज हो रहा है। और ये बड़ा कंसर्न का मामला, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें दूसरे मुल्कों को भी, यूरोपियन जितने ज़्यादा डिसोसिएटेड इससे रहे हैं वो नहीं रहना चाहिए उनको, बिकॉज उससे भी नुकसान ही हुआ है। कोई जो है ना बिल्कुल वो समझते हैं कि अच्छा जी खुद डील करें, लेकिन खुद डील नहीं हो रहा उनसे अमेरिकन से। तो फिर बेसिकली ये इस वक्त भी जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं, अब जो भी इंटरमीडियरीज बीच में है, कतर है, ओमान है, देखिए उनको ज़रूरत है इस चीज़ की कि बाकी भी सारे आएँ बीच में और आके फिर जो उनसे, बिकॉज अगर इधर से मामला बिगड़ते गए तो फिर ये इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाए। ये ठीक है कि चलें जो MOU साइन हो गया, बड़ी कामयाबी थी। आगे भी जिस वक्त भी निगोशिएशंस रिज्यूम होती हैं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा कि आप उधर से शुरू कर सकते हैं, तो एक बेसिस होगी। लेकिन अभी तो जो सिचुएशन है उसमें तो ये कोई इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। जो अमेरिका की दाखिली सियासत है, अगर उसको ले लें तो ट्रंप पे वो प्रेशर नहीं है जो वो समझता है ईरान के, बड़ा प्रेशर है ट्रंप के ऊपर। क्योंकि ट्रंप इस वक्त जो है ना, देखिए पहले तो ये था ना कि जी जंग शुरू कराई है, एग्रेसर है ये वो, अब तो ये हो गया कि नहीं जी उसने तो जंग चलाना खत्म कर दी थी, अब ईरान ने दोबारा शुरू की है। अब अगर वो स्टैंड ले रहा है तो उसके पीछे रैली करेंगे रिपब्लिकन एटलीस्ट, तो उसको इसलिए आपको इतना ज़्यादा खतरा नहीं है कि वोट लूज करेगा इसके ऊपर।